हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिन स्ट्रीट। तो आज के क्रिप्टो न्यूज में हम बात करने वाले हैं जो कल एक श्री अनुराग ठाकुर जी का जो स्टेटमेंट आया था क्रिप्टो बैन को लेकर, और हम समझेंगे कि उसमें उन्होंने जो टर्म यूज करी थी लीगल टेंडर, उसका एक्चुअल में क्या मतलब है। तो कल जैसे कि हमने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें हमने अनुराग ठाकुर जी की स्टेटमेंट के बारे में बात करी थी। अनुराग ठाकुर जी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो क्रिप्टो करेंसीज है वो इंडिया में एज लीगल टेंडर नहीं यूज की जा सकती हैं, और वो लोग क्रिप्टो करेंसीज को किसी भी हालत में इलेजिटिमेट यूज या गलत यूज से रोकना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को वो लोग काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है और करेगी आगे भी। लेकिन अब ये जो बात हुई कि ये लीगल टेंडर की तरह क्रिप्टो करेंसी काम नहीं कर सकती, तो अब ये लीगल टेंडर का क्या मतलब है, तो आज हम इसके ऊपर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सो एज पर आरबीआई, legal tender is basically a legal tenderable discharge जिसके थ्रू हम अपने डेप्थ या ऑब्लिगेशन को पे कर सकते हैं। तो इंडिया में एक लीगल टेंडर आईएनआर को ही माना जाता है, जिसमें हमारी डिफरेंट डिनोमिनेशंस आती हैं, डिफरेंट कॉइन्स आते हैं, डिफरेंट बैंक नोट्स आते हैं, जैसे कि हमारा 5 रुपये का कॉइन, 10 रुपये का कॉइन, और जैसे हमारे बैंक के नोट्स जैसे कि 500 का, 2000 का बैंक नोट। तो ये सारे के सारे जो आरबीआई के अंडर है, ये सब कुछ हम लोग लीगल टेंडर मानते हैं, और ये सब कुछ आता है कॉइन एज एक्ट 2011 के अंडर। कॉइन एज एक्ट 2011 के अंडर एक चीज स्टेट की गई है कि ये जो लीगल टेंडर है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई मिलकर इशू करते हैं, ये ही पेमेंट का एक गेटवे माना जाएगा। इसी के थ्रू पेमेंट्स की जाएंगी, इसी के थ्रू सारा सर्कुलेशन घूमेगा। तो बेसिकली अब हो क्या रहा है, हम आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। नाउ अगर आप समझे कि अगर एक इंसान है जो यूएस से इंडिया आया है, तो उसके पास बेसिकली इस टाइम पे यूएस डॉलर्स है, राइट। तो क्या होता है यहाँ पे कि जो उसके यूएस डॉलर्स है, अगर वो किसी जगह पे पेमेंट करने जाए फॉर कोई गुड्स या सर्विसेज के लिए, तो वो वहाँ पे पेमेंट नहीं कर सकता यूएस डॉलर में, क्योंकि इंडिया में सिर्फ आईएनआर को ही एक्सेप्ट किया जाता है, यूएस डॉलर को उसको कन्वर्ट ही करवाना पड़ेगा आईएनआर में। तो अब क्रिप्टो करेंसीज के साथ क्या हो रहा है कि क्रिप्टो करेंसीज को भी लीगल टेंडर नहीं माना जा रहा है, मतलब कि क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू कोई भी मर्चेंट्स गुड्स या सर्विसेज की डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनको क्रिप्टो करेंसी को आईएनआर में कन्वर्ट करवाना ही पड़ेगा अगर उनको पेमेंट करनी है किसी गुड्स एंड सर्विसेज की। तो बेसिकली अब उनकी स्टेटमेंट, श्री अनुराग ठाकुर जी की स्टेटमेंट से हमें यही पता चलता है कि हम क्रिप्टो करेंसी को डायरेक्टली एज अ पेमेंट गेटवे नहीं यूज कर सकते हैं। लेकिन उनकी पूरी स्टेटमेंट में कहीं भी ये बात नहीं हुई कि इंडिया ट्रेडिंग को क्रिप्टो करेंसी की बैन कर रहा है। तो जिसका मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग इंडिया में अभी भी हम कर सकेंगे आगे आने वाले फ्यूचर में। अब साथ ही साथ एक और बहुत नोटिसेबल एक बात है, वो ये है कि अभी भी जो नॉन फंजिबल टोकन्स हैं, एनएफटीज, उनके स्टैंड्स के ऊपर भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है गवर्नमेंट की तरफ से कि अब उनमें हम पेमेंट्स क्रिप्टो करेंसी के थ्रू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अब आगे आने वाले टाइम में ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से वर्क करेगी इंडिया में। अगर आप बिटकॉइन के प्राइजेस इंडिया के डिफरेंट एक्सचेंजेस पे कंपेयर करना चाहते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट hodelinfo.com पर,
और अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.finstreet.in पर। और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे डिफरेंट कोर्सेज जो है क्रिप्टो नेक्स्ट और क्रिप्टो नाइट। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू FinStreet। थैंक यू।